बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब का कौम से ख़िताब। और ये आपको बताऊंगा जनाब कि किस तरीके से वज़ीर आज़म साहब ने कौम को चूना लगाया है। ये आप देखिएगा, फिर आप ख़ुद सुन लें ख़िताब और फिर ख़ुद देख भी लें कि किस तरीके से चूना लगाया है। वो तो मैं एक एक बात डिस्कस करता हूँ आपके सामने, लेकिन उससे पहले एक इंतहाई अहम बात। आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना, जिसकी चेयरमैन गालिबन सेनेटर मोहम्मद तलहा साहब, जिनका ताल्लुक़ JUIF से है, और उनकी सरबराही में जिसमें सलीम मांडवी वाला साहब भी हैं, जिसमें मुसद्दिक मलिक साहब भी हैं, जिसमें हुकूमती अरकान भी हैं, सादिया अब्बासी साहबा भी हैं, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया ना। उन्होंने जनाब वज़ारत ख़जाना के अफसरान आए और वज़ारत ख़जाना के अपना आए अफसरान और हुकाम, और उन्होंने जनाब बताया सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को कि जब से नैब बनी है तब से लेकर अब तक उस नैब ने रिकवर किए हैं 821 अरब और कुछ 46 करोड़ या इतना। ठीक, अच्छा। और कौमी ख़जाने में जो जमा किया है वो कोई 6 अरब और 50 करोड़। बाकी 800 और 15 अरब किधर गए कोई पता नहीं है। ये ऐसी एक बात थी, आप यकीन कीजिए कि सुन के पढ़ के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मामूली बात नहीं है। 821 अरब टोटल उन्होंने, और टोटल को 6 साढ़े 6 अरब उन्होंने जमा करवाए कौमी ख़जाने में। बाकी कौन खा गया ये अल्लाह जानता है। कौमी ख़जाने जो वज़ारत है, भाई ये मेरा बयान नहीं है। कौमी यूथ वाले मच्छर जाते हैं इस पर, ये मेरा बयान नहीं है। ये बात ये है कि ख़ुद वज़ारत ख़जाना बता रही है कि नैब ने 821 अरब और कोई 46-45 करोड़ अब तक की रिकवरी की है, जिसमें से 6 अरब और 50 करोड़ जमा करवाए हैं कौमी ख़जाने में। 815 अरब किधर गए कोई पता नहीं है। कौन कौन खा गया न जाने। नवाज शरीफ साहब का बड़ा नाम लिया जाता है। ये जो अभी झूठा मूठा उन पे वो पर्चे बने और सारा कुछ, और ख़ुद जज बशीर साहब ने भी लिखा कि उस पे तो कोई करप्शन साबित ही नहीं हुई। ठीक है, उसमें भी जो उनको जुर्माना किया गया वो तकरीबन उस वक़्त तो डॉलर भी 120-124 का था। ठीक है ना। उस वक्त जो जुर्माना किया गया उनको, वो कोई तकरीबन वो जुर्माना भी जिसकी सज़ा सस्पेंडेड भी रही काफ़ी अरसा, वो जो जुर्माना किया गया उनको, वो जुर्माना भी भाई कोई तकरीबन 10.6 मिलियन डॉलर। वो तकरीबन आज भी निकालें तो ये तकरीबन कोई 1.5-2 अरब बनेगा। ठीक, ये 815 अरब रुपए कौन खा गया कोई पता नहीं है जनाब। ठीक हो गया ना। अब उन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर को भी तलब कर लिया है, DG नैब को भी तलब किया, DG नैब को, चेयरमैन नैब को नहीं। सलीम मांडवी वाला साहब कहते हैं कि जनाब चेयरमैन नैब को तो तलब करना हम आपकी ज़रूरत ही नहीं। उन्होंने तो उधर ही कह दिया कमेटी वालों को। ठीक हो, पार्लिमानी जो कायमा कमेटी बराए ख़जाना था, उन्होंने तो कह दिया जनाब उनको क्या आप वो तलब करेंगे, और ज़रूरत ही नहीं उनको तलब करना। ये हालात हैं, चल रहे हैं पाकिस्तान में। और ख़ान साहब, कप्तान साहब कह रहे हैं कि जनाब को उनके बारे में बंदा बड़ा ईमानदार है और उनके इर्द गिर्द भी बड़े ईमानदार बैठे हैं, और ज़रा पता तो करें कि कौन खा गया 815 अरब रुपए कौन खा गया। आ जाए जनाब वज़ीर आज़म साहब के ख़िताब पर। और वो ख़िताब फरमाया उन्होंने। पहले तो जनाब उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल जो है ना, जो महंगाई आई है उसमें तो बिल्कुल ही हमारा कोई कसूर नहीं है। देखें जी, बाहर की दुनिया में ये हो गया वो हो गया, फिर कोरोना आ गया है, फिर ये है वो है, इस तरीके से। अच्छा, ख़ान साहब ने कुछ मुल्कों का हवाला भी दिया। ख़ान साहब ने फरमाया कि भारत में जो पेट्रोल बिक रहा है ना, मेरी आदत है मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक हो गया ना। जो पेट्रोल बिक रहा है वो 250 रुपये का बिक रहा है, और हमारे पास जो बिक रहा है 138 का बिक रहा है। अब फलां में देखें, इस वक्त पेट्रोल सबसे सस्ता हमारे पास बिक रहा है। कप्तान साहब ने क्या किया जनाब, कप्तान साहब ने भारत का वो जो पेट्रोल बिक रहा है ना, उसको कैलकुलेट कर लिया पाकिस्तानी रुपयों में। ठीक है,
वो तकरीबन वहाँ पर कोई 100 कहीं किसी रियासत में 106 रुपये, किसी में 96 रुपये, किसी में 111 रुपये वगैरह वगैरह इस तरह से बिक रहा। खैर उन्होंने कैलकुलेट किया, जो सबसे ज़्यादा बिक रहा होगा वहाँ पे उनको कैलकुलेट कर लिया और उन्होंने कहा कि 250 रुपये 250 रुपये फ़ी लीटर भारत में बिक रहा है। देखें हमारा तो 138 बिक रहा है, इसलिए सस्ता है, ठीक है ना। खान साहब ने ये नहीं बताया कि वहाँ पर मज़दूर की तनख्वाह कितनी है। ठीक, वहाँ पर मज़दूर की अगर आप तनख्वाह निकालें तो वो इंडियन रुपीज़ में भी 30,000 समथिंग इतनी बनती है। ठीक, और हमारी फिर निकालें तो वो फिर 2.28 का उनका हमारे 2.25 रुपये और उनका 1 रुपया, तो ये तो 60,000 से भी ऊपर जाती है। ग्रेड 1 का जैसे हमारा होता है ना BPS 1, ठीक हो गया ना, बेसिक पे स्केल, ठीक हो गया ना। ग्रेड 1 का बंदा यहाँ अगर आप उसकी बेसिक देखें ना तो हमारी कोई 9-10 हज़ार रुपये बनती है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट लगते हैं और आगे चलती है। मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ। वहाँ उनकी बेसिक देखें तो 18,000 से ज़्यादा है, और उनकी बेसिक को आप यहाँ के हवाले से आप निकालें तो वो 41,000 बनती है। तो सर ये कैलकुलेशन भी बताएं ना साथ, कि आप अगर ये देखें कि वहाँ साथ आपको ये भी बताना चाहिए था कि एक ग्रेड 17 का जो अफसर है वो यहाँ इतनी तनख्वाह ले रहा है और भारत में कितनी ले रहा है। ठीक है ना, आप इनको भी, आपने उनका पेट्रोल तो पाकिस्तानी रुपयों में कर लिया, लेकिन आपने सर ये नहीं बताया कि मजदूर की उधर किधर कितनी तनख्वाह है, उनको भी पाकिस्तानी रुपयों में। देखें मैं ठीक है, मैं कहता हूँ आप कर लें। भारत में बिल्कुल जो पेट्रोल है पाकिस्तानी रुपयों में 250 रुपये का लीटर है और हमारे पास 138 का लीटर है। लेकिन ये भी तो देखें कि वहाँ पर ग्रेड 17 के ऑफिसर की तनख्वाह कितनी है, और हमारी मैक्सिमम जब वो ग्रेड 18 तक जाने लगता है ना तो 75-80 हज़ार उसकी बनती है। ठीक है, और फिर साथ उनका भी देखें, उनकी 1.5 लाख से भी ज़्यादा बनती है। तो अब आप ज़रा इन सारी चीज़ों को, सर आपने फरमाया वज़ीर आज़म भाई, मैं फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करूंगा, ठीक हो गया ना। आप देख लें कि किस तरीके से चूना लगाया है खान साहब ने, मैं एक एक लफ्ज़ पे बात करूंगा। आप जनाब उसके बाद उन्होंने ये भी फरमाया कि देखें तुर्की में जो महंगाई है वो 19% है, हमारे यहाँ जो महंगाई है वो 9% है। ठीक हो गया ना सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन हमारे यहाँ जो पर कैपिटा इनकम है वो को 1193 या 1200 डॉलर है, और जो तुर्की में पर कैपिटा इनकम है वो 8,500 डॉलर है। पर कैपिटा इनकम यूँ समझ लें, मैं अपने जैसे सादा और जो कम पढ़े लिखे लोगों को बता दूं कि वो पर कैपिटा इनकम जो होता है कि एक साल में एक फ़र्द की आमदन, औसत आमदन कितनी है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये तुर्की में बन रही है कोई एक की यूँ समझ लें कि आप अगर महीने की आप निकालेंगे तो हमारी 16-16.5 हज़ार बनती है, उनकी आप निकालेंगे खैर से महीने की कि उनकी 1.25 लाख बनती है। तो सर ये भी तो बताएं ना, ये इस तरह से तो नहीं करें ना कि आप तस्वीर का एक बड़ी मज़े की बात बताऊं। शहबाज गिल साहब ने, पालशिया शहबाज गिल ने कहा पिछले 2-4 रोज़ में, उन्होंने एक ट्वीट किया कि जनाब देखें जर्मनी में रिकॉर्ड टूट गया जनाब, महंगाई का 50 साल रिकॉर्ड। अच्छा, मैंने देखा, मैंने कहा यार चेक तो करो। अच्छा, मैंने चेक किया तो उनका बिल्कुल रिकॉर्ड टूटा जनाब 50 साल का। लेकिन बात यह है कि उनका जो रिकॉर्ड टूटा, अब भी उनकी महंगाई 3% पे है। अब आप देखें ना चूना कैसे लगाते हैं, चूना लगाया ना चूना, ठीक हो गया ना। अब ये कैसे, आज वही वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि जर्मनी में 50 साल रिकॉर्ड टूट गया महंगाई का। सर बिल्कुल टूटा है, लेकिन रिकॉर्ड टूट के जो महंगाई उनकी है ना जर्मनी, आप चेक कर ले, मैंने वाशिंगटन पोस्ट की का आर्टिकल साथ शेयर किया हुआ है अपने ट्वीट में, ऐसे नहीं कह रहा ज़बानी कलामी। 3% महंगाई, 50 साल रिकॉर्ड उनका टूट गया है, ठीक है जी, या 30 साल रिकॉर्ड उनका टूट। अच्छा, अब आप अंदाज़ा करें, वो कह रहे हैं कि कोई 1990 या 93 या इससे पहले की जो महंगाई एक दफ़ा गई थी 4 समथिंग, फिर वो कम रही, फिर उसके बाद जब बढ़ी है तो अब मैक्सिमम जो वहाँ महंगाई गई है, मैक्सिमम, ठीक हो गया ना, वो 3% है। सर हमारी 9% है। सर भारत में जो महंगाई, आप भारत की मिसाल तो दे रहे हैं, पेट्रोल तो आप कह रहे हैं, भारत में जो महंगाई है ना
जो आप चेक कर ले वर्ल्ड बैंक के फिगर, सबके फिगर, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप ये चेक कर सकते हैं। सारे लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं मेरे व्यूअर्स। वो 4.60% है। जो श्रीलंका में है वो 4.60% है। जो बांग्लादेश में महंगाई है वो 5.9% है। और जो हमारे यहाँ है माशाल्लाह वो 9% है। ठीक है ना। तो अब आप अंदाज़ा तो कीजिए, आप अपनी इन्फ्लेशन, खान साहब ने कहा है कि जी कोरोना आया तो हम तबाह हो गए। भाई कोरोना हमारे ऊपर तो नहीं आया, भारत में हमसे ज़्यादा आया, तो फिर उनकी तो 24% होनी चाहिए थी महंगाई। वो तो ये बात ये है ना, वहाँ तो हमसे ज़्यादा है। उनका पर कैपिटा इनकम हमसे ज़्यादा है, क्यों है? उनकी इकॉनमी हमसे स्ट्रांग है, क्यों? उधर तो बहुत ज़्यादा कोरोना आया ना, उधर तो लोग सड़कों पे मर रहे थे, इस तरीके का कोरोना आया। तो सर बात ये है, मुझे सिर्फ ये आप खुदा के लिए बता दें, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कोरोना सिर्फ हम पे आया या पूरी दुनिया पे भी आया? और अगर वाकई पूरी दुनिया पे आया है ये कोरोना, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया अफेक्ट उस तरह से क्यों नहीं हुई जिस तरह से हम। अच्छा, उसके बाद जनाब आप आ जाएं, खान साहब क्या फरमा रहे हैं। खान साहब ने मीडिया को भी रिक्वेस्ट की कि देखें फिर आप मुस्बत रिपोर्टिंग करें, कि आप ये कहें कि जी महंगाई का सारा हमारे ऊपर आप जोर न डालें, ठीक हो गया ना, हमारे ऊपर ही न डाल दें मलबा, बल्कि ये भी देखें कि दुनिया में महंगाई। सर मैं बिल्कुल देखूंगा, मैं ये भी देखूंगा कि भारत में कोरोना आया है, वहाँ पे महंगाई 4.60% है और मेरे पास महंगाई 9%। ये 9% को मैं नहीं मानता, जो 9% चलो एक कानूनी आईनी जो एक ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक के फिगर हैं या बाकी के फिगर हैं, बाकी तो आप यहाँ पर अशिया की जो आप फूड की इन्फ्लेशन है वो तो कहाँ पहुँच गई है। आप जो आटा, चीनी, दालें, गोश्त, इसकी इन्फ्लेशन है वो तो पता नहीं 20% से भी ज़्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, अब आप उसके बाद आ जाएं कि जनाब खान साहब ने पैकेज का ऐलान किया, जनाब को 120 अरब रुपए और 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए और 13 करोड़ जो है ना उसमें टोटल लोग उससे कवर होंगे वगैरह वगैरह। ठीक होगी ना। और ये जनाब घी पर और दालों पर और आटे पर, गालिबन इन 3 आइटम्स पर मिलेगी को 30%। ये ऐलान होता है, फ़ौरन ही हम देख लेते हैं, नोटिफिकेशन आ जाता है कि घी 53 रुपये फ़ी किलो, ठीक है, और कुकिंग ऑयल 65 रुपये फ़ी किलो। अब कितनी चूना लगाया ना चूना, उधर से ऐलान करके इधर से कीमत उसी दिन बढ़ गई है। ठीक, उससे एक ऐलान से पहले 1 हफ्ता अभी घी पर ये यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल पर, मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल्स पर आप खुद चेक कर लें 109 रुपये फ़ी किलो। ठीक है ना। अब वो घी जो नवाज शरीफ के दौर में 130 से 150 का मिल रहा था, या कुकिंग ऑयल, वो 350 370 मिल रहा है। उस पे 30% लग भी गया तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? कितने का मिलेगा? 70 रुपये कम हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये। अच्छा, फिर उसके बाद ये नहीं बताया कि कैसे हम वो डिमार्केट करेंगे, किसको मिलेगा किसको नहीं। ये ऐसे महंगाई कम होती है। आपने कराची के लिए भी किया था कि जी पैकेज जो है ना। अब फिर उसके बाद जनाब मैं कहता हूँ, पहले तो खैर वो महंगाई का ज़िम्मेदार करार देते थे पिछले हुक्मरानों को, आज भी कहा है उन्होंने, और आजकल उन्होंने वो सारा इंटरनेशनल सिनेरियो पे डाल दिया कि जी कोरोना आया और फलां आया और वहाँ पर भी तेल महंगा। ज़रा आप ऐसा करें, नवाज शरीफ साहब के दौर में ये, इसमें मैं अलग प्रोग्राम करूँगा, और जरदारी साहब के भी दौर में, आप उनके भी दौर में और इनके भी दौर में, जब पर बैरल ऑयल की एक वो लिस्ट आराम से निकल आती है, वो कोई मसला नहीं है, वो निकाल लें कि पर बैरल ऑयल की क्या प्राइस थी और खान साहब के दौर में भी क्या थी, उस वक़्त प्राइस कितनी थी और इस वक्त प्राइस कितनी है पेट्रोल की। ये वाली बात है ना। सर आप पेट्रोल 138 नहीं, आप 338 कर दें, ठीक है ना, लेकिन जो मजदूर की तनख्वाह है जितनी भारत में है ना, फिर आप उतनी करें, जितनी तुर्की में है ना आप उतनी करें, जितनी अमेरिका में है ना आप उतनी करें। अब अमेरिका में अगर महंगाई मुझसे 3 गुना भी हो जाए तो वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनका पर कैपिटा इनकम इतना है कि जो मेरा 10 साल का भी नहीं होगा। ठीक हो गया ना, पर कैपिटा इनकम उनका इतना है। अब आप अंदाज़ा करें कि आप मिसालें देते हैं स्विट्ज़रलैंड की, आप मिसालें देते हैं अमेरिका की, आप मिसालें देते हैं तुर्की की, आप मिसालें देते हैं इंडिया की, और ये नहीं देखते कि फ़ी का आमदनी उधर है कितनी और मेरी कितनी है। ये नहीं देखते कि उधर इन्फ्लेशन रेट कितना है और मेरा कितना है। ये नहीं देखते वो कितना अमीर कंट्री है और मैं क्या हूँ। ये सूरत हाल है। आपने पता नहीं कराची वालों को कब पैकेज दिया, वो 2-3 दफ़ा आपने अनाउंस किया, उनका भी नहीं दिया, और साथ मीडिया
मीडिया वालों को कहा कि आप मुस्बत रिपोर्टिंग करें। मुझे कोई ये समझा दे मुस्बत रिपोर्टिंग है होती क्या है। सर खुदा का नाम माने, ये तो अल्लाह पूछेगा ना कि जहां चीनी 120 की हो, आप कहते हैं कि वो 2 खानदान जो लूट के खा गए और बाहर दौलत ले गए वो अपनी वापस करें ना, मैं चीज़ों की कीमत आधी कर दूंगा। यार वो अजीब चोर थे कि जो लूट के भी खा गए, लेकिन उसके बावजूद भी चीनी उन्होंने 50 पे रखी। जो लूट के खा गए और चीनी उन्होंने अपना 50 या 55 पे रखी। जो लुट के खा गए आटा उन्होंने 40 से 45 से आगे नहीं जाने दिया। जो लुट के खा गए मटन उनके दौर में 600-700 पे मिलता था। जो लुट के खा गए ना, और इस तरीके से घी उनके दौर में 130 से 150 का था। आज क्या मिल रहा है? तो मेरा ख्याल है सर आज अवाम यही कह रहे हैं कि खुदा के लिए नाअहलों से जान छुड़वाएं, उन्हीं चोरों को ले आए ताकि आटा मुझे उसी प्राइस पे मिले, चीनी मुझे उसी कंट्रोल रेट पे मिले, मुझे दालें उसी रेट पे मिले, मुझे घी उसी रेट पे मिले। आप ईमानदार हाजी सही, ठीक हो गया ना, आप बहुत साफ शफाफ और सही। ये साफ शफाफ और हाजियों का बोझ जो है ना कौम के कंधे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब चीखें निकल गई एक आम आदमी की, और आप वही चूरन बेच रहे हैं माजरत के साथ कि जी वो लूट के खा गए। आपने किया है, आपने सत्यानाश करके रख दिया इस कौम का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।